नमस्कार। इस बार चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनके उभरा। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर के आरोप लगा रहे थे। भारत में रिजर्वेशन हमेशा एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। आप इस सोसाइटी में देखेंगे तो लोग रिजर्वेशन को लेकर के अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जैसे कुछ लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट में तर्क देते हैं तो कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बात करते हैं। सपोर्ट करने वाले लोग बोलते हैं कि अपर कास्ट वालों ने उन पर कई सौ सालों तक अत्याचार किया, इसलिए उन्हें अब जबकि देश आजाद हो गया है तो एडवांटेज मिलना चाहिए। जबकि अगेंस्ट वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हो सकता है आप पर अत्याचार हुआ हो, पर क्या हमने किया वो अत्याचार आप पर जो आप हमें उसकी सजा दे रहे हो। आज हम इसी आरक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आरक्षण। हम ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन, जिसे कि अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति है, जिसके इन खास समुदायों से आने वाले योग्य लोगों के लिए सीटों या पदों का एक निश्चित परसेंटेज रिजर्व कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। अब जबकि हमने ये जान लिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, तो आइए जानते हैं कि ये कब और कैसे लागू किया गया। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने समाज को समझना होगा और थोड़ा सा पीछे जाकर इतिहास को देखना होगा। कुछ लोग ये तर्क लेके आ जाते हैं कि रामायण और महाभारत के समय से ही कुछ जातियों पर अत्याचार होता आया है। उसके लिए अक्सर लोग एकलव्य का उदाहरण देते हैं कि एकलव्य एक आदिवासी था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी और बाद में गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे कि वो एक अच्छा धनुर्धर न बन पाए। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था, जो जरासंध के मित्र थे और हस्तिनापुर के शत्रु। अब ये तो समझ में आता है कि एकलव्य राजा का बेटा था, न कि दलित। वेद व्यास, वाल्मीकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उस समय तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। तो कब शुरू हुआ ये डिस्क्रिमिनेशन? तो पहले भारत में वर्ण सिस्टम चला करता था। जो पढ़ने, पढ़ाने और रिसर्च का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो लोग देश की रक्षा के लिए काम करते थे, युद्ध कला में निपुण थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो लोग व्यापार करते थे या कोई और काम करते थे उन्हें वैश्य कहा गया और जो लोग सेवा करते उन्हें शूद्र कहा गया। और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता था। पर धीरे धीरे ये होने लगा कि जो जिस प्रोफेशन में था उसका बेटा भी उसी प्रोफेशन में जाने लगा और धीरे धीरे एक तरह के काम करने वाले लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना ली और उसी कम्युनिटी को बाद में एक जाति का नाम दिया गया। और अब ये अपने कम्युनिटी या जाति के लोगों को ही प्रमोट करते और धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होने लगा और अन्य जातियों के योग्य लोगों से अपॉर्चुनिटी छीनने लगी। और जहां वर्ण व्यवस्था आपकी योग्यता पर था, अब वो जाति के आधार पर होने लगा और फिर धीरे धीरे ये विकृत होता गया और सभी ने लालच, छल, कपट, झूठ का रास्ता अपनाया और वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और अब जाति व्यवस्था शुरू हो गई, जो अब जन्म पर आधारित हो गई और यही से अव्यवस्था शुरू हो गई। हालांकि अभी ये उतनी रिजिड नहीं थी जितनी की आज है। इसको इतना रिजिड ब्रिटिशर्स ने बनाया, जिन्होंने पहला कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया। वैसे आपको बता दूं कि कास्ट शब्द एक स्पेनिश या पुर्तगीज शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंश या नस्ल या शुद्ध, यानी कि प्योर। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार भारतीय संदर्भ में किया था। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में ही जाति व्यवस्था थी या है, दुनिया के अन्य देशों में भी जाति व्यवस्था पहले से थी और आज भी देखने को मिलती है। भारत में पहला सेंसस 1872 में हुआ था और उसके बाद हर 10 साल में सेंसस होता रहा है। और भारत में आरक्षण की शुरुआत भी ब्रिटिश काल में ही हुई। हुआ क्या था कि अंग्रेजों को नौकरी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजी जानते हों और तमिल ब्राह्मण अच्छी अंग्रेजी बोल लेते थे। इससे मैसूर के रियासतों में 80% नौकरियों पर 3% तमिल ब्राह्मणों का कब्जा था। इन सब को देखते हुए 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने जाति आधारित आरक्षण की बात की थी। कुछ लोगों को मानना है कि 1902 में 50% का आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में राष्ट्रीय शाहू महाराज ने दिया था, जो कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट के किंग थे। और कुछ लोगों का मानना है कि नौकरियों में आरक्षण मैसूर के राजकुमार कृष्ण राहे वाडियार द्वारा गैर ब्राह्मण के लिए शुरू किया गया था। इसलिए आरक्षण सबसे पहले
मद्रास में दिया गया था। लेकिन आज का जो आरक्षण है वो पहली बार 1932 में मैकडोनाल्ड ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों जैसे कि मुस्लिम, भारतीय ईसाई, महिलाएं और पिछड़े वर्ग को अल्पसंख्यक माना और इनके लिए अलग इलेक्टोरेट की बात की, जिसका गांधी जी ने यरवड़ा जेल में अनशन करके विरोध किया था। उनका मानना था कि ये सब लोग भारत के अभिन्न अंग हैं और इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पर जोर दे रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गयी। इसके बाद संविधान बना। संविधान बनने में लगभग 3 साल लग गए, जिसका एक बड़ा मुद्दा आरक्षण भी था। उस समय इस पर काफी बहस हुई और अंत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दे दिया गया और बाद में मंडल आयोग की सलाह पर 1991 में ओबीसी को आरक्षण प्रणाली में शामिल किया गया और 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आरक्षण मंजूर कर लिया गया। तो अब तक कुल आरक्षण और उनका परसेंटेज इस प्रकार है: ST 7.5%, SC 15%, OBC 27% एंड EWS 10%। अब प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण लागू हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। जिसके लिए आरक्षण बना था उनको अब भी इसकी जरूरत है, तो फिर कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है। क्या इसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्या ये नहीं देखना चाहिए कि जो लोग अब ठीक स्थिति में आ गए हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ताकि उस ग्रुप के जो लोग अभी भी पिछड़े हैं उनको लाभ मिल सके। जाति हमारे देश में सच्चाई है, इससे नहीं बचा जा सकता। हम इसे खत्म भी करना चाहते हैं, पर क्या जाति के आधार पर आरक्षण देना जाति को बढ़ावा देना नहीं है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता? देखो, आरक्षण लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें समाज में लोगों के बराबर लाकर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास अन्य कई योजनाएं हैं, तो पूरी तरह से आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू करना ठीक नहीं होगा। पर जो भी आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसका रिव्यू होना ही चाहिए और नियमों में बदलाव होते रहना चाहिए, ताकि जिसके लिए ये नीति लाई गई है उसे इसका पूरा लाभ मिल सके। मेरा कुछ सजेशन है, जैसे कि आरक्षण को रिव्यू करें। जो लोग ऑलरेडी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति में आ गए हैं उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, जिससे कि उस ग्रुप के अन्य पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सरकार परीक्षा लेते समय कैंडिडेट से ये पूछे कि उसे आरक्षण का लाभ लेना है कि नहीं, और विकल्प के अनुसार ही उसे लाभ दिया जाए। जैसे कि कैंडिडेट ने अगर ये चुना है कि उसे आरक्षण का लाभ लेना है, तो उसे ज्यादा मार्क्स आने पर भी वो नॉन रिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएगा और नॉन रिजर्व सीट्स सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिसने चुना है कि वो आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहता है। और कैंडिडेट जो भी विकल्प चुने उसे अगले 2 या 3 सालों तक उसी विकल्प के साथ ही जीना पड़ेगा। रिजर्वेशन के लिए एक तय सीमा निर्धारित करना ही होगा। हम अनंत काल तक रिजर्वेशन सिस्टम के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये कम सक्षम लोगों को समाज के सिस्टम में जिम्मेदारी देता है, जो कि देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। और इसी रिजर्वेशन के चक्कर में जो ज्यादा सक्षम लोग हैं वो देश छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। इन सब को ठीक करने के लिए रिजर्वेशन का एक तय सीमा निर्धारित करना ही चाहिए। कुछ संस्थान या कुछ जगहों पर, जैसे कि हायर एजुकेशन में या डॉक्टरी जैसे पेशे में जहां लोगों की जान भी जा सकती है, में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन तक रिजर्वेशन ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, वहाँ मेरिट होनी चाहिए। ये सब मेरे अपने विचार हैं, मैं सही या गलत हो सकता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।